हेलो स्टूडेंट्स, मैं काजल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्टूडेंट जंक्शन में। और बच्चों, क्या हालचाल है आपके? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हमारा केस स्टडी सीरीज चैप्टर 8 का चल रहा है। कई क्वेश्चंस हमने अपना फर्स्ट सेशन में किए थे, आज हम करेंगे उसके बाकी बचे हुए क्वेश्चंस जो हमने उसमें सॉल्व नहीं किए थे। तो चलिए अब बिना डिले किए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये आ गया आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस। बच्चों, आपको मैंने कंट्रोलिंग स्टेप्स पढ़ाए हैं कि कंट्रोलिंग प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स आते हैं। तो वही स्टेप्स हैं जो 5 स्टेप्स आपको पढ़ाए थे, उन्हीं में से जो स्टेप्स हैं वो हर केस स्टडीज़ के जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इसमें मेंशन है। आपको बताना है, मतलब आपको फोकस करना है कंट्रोलिंग प्रोसेस पर। तो चलिए अब स्टार्ट करें। पहला फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ईशा इज कीनली ऑब्जर्विंग द क्वांटिटी ऑफ कैप्सूल प्रोड्यूस इन द फार्मास्यूटिकल कंपनी। मतलब वो क्वांटिटी ऑफ कैप्सूल्स को ऑब्जर्व कर रही हैं जो वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते हैं। आगे, शी रियलाइज दैट, उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि कोई भी ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड फॉर एनी एक्शन टू बी टेकन। मतलब किसी भी एक्शन की ज़रूरत अभी नहीं है लेने की, क्योंकि जो डेविएशन है ना वो एक्सेप्टेबल लिमिट में है। मतलब जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया और जो एक्चुअल में जो उन्होंने परफॉर्म किया उनके बीच में जो डेविएशन आ रहा है, तो जितनी एक्सेप्टेबल रेंज है उसी में ही आ रहा है, उससे बढ़कर नहीं निकल रहा है। ठीक है। अ डे लेटर, एक दिन बाद जब वो काम पर फिर आई तो उन्होंने ये पाया कि जो सिचुएशन है अब तो भाई अपोजिट हो गई है। पिछले दिन इतना नहीं था लेकिन आज बिल्कुल कुछ अलग है। दिस लाइन द डेविएशन वॉज बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल रेंज, जो भी उसकी रेंज थी ना उससे कहीं आगे निकल गया है। मतलब जो एक्चुअल वर्क है और स्टैंडर्ड वर्क है उनमें बहुत ही बड़ा गैप हो गया है। एंड नीडेड इमीडिएट एक्शन, अब उस पर इमीडिएटली एक्शन लेने की ज़रूरत है कि वही जो परफॉर्मेंस में इतना डेविएशन है वो क्यों है, आप उसके कारण बताइए हमें। और शी कॉल्ड हर सबऑर्डिनेट, उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट को भी बुलाया और उनसे बोला कि ये आगे नहीं होना चाहिए और ऐसे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से जितना डेविएशन दिया गया उससे ज़्यादा बढ़कर आपका डेविएशन आया है। आप स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग परफॉर्म क्यों नहीं कर पाए हैं, अगर नहीं भी कर पाए हैं तो डेविएशन इतना ज़्यादा क्यों है, तो उसके रीजंस दीजिए, उस पर इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा। तो जब आप ये कर रहे हैं तो इसमें कंट्रोलिंग प्रोसेस का कौन सा स्टेप आ रहा है बच्चों? अभी आपने स्टैंडर्ड तो ऑलरेडी सेट कर गए होंगे जब भी तो डेविएशन देख पा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब वो तो नहीं है। एक्चुअल परफॉर्मेंस को उसके साथ मेज़र भी किया होगा, कंपैरिजन किया होगा, इसका मतलब ये भी हो गया। अब क्या हुआ होगा, जब डेविएशन एनालिसिस हो गया उसके बाद आपने क्या लिया बच्चों? आपने उस डेविएशन को कम करने के लिए एक्शंस लिए इमीडिएटली। तो यहाँ जो काम किया गया है इसका मतलब डेविएशन निकल चुका है। उसके बाद जो स्टेप आता है वो होता है टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। जब आप डेविएशन पता कर लेते हैं, उसके रीजंस पता कर लेते हैं उन्हीं के, उसके बाद आप उस डेविएशन को कम करने के लिए लेते हैं करेक्टिव एक्शंस। तो यहाँ जो कंट्रोलिंग प्रोसेस का स्टेप आ रहा है ना बच्चों, वो है करेक्टिव एक्शन, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। पहला स्टेप हो गया। सेकंड देखते हैं। महेश हु इज़ द ओनर ऑफ द कंपनी, मतलब ये क्या है भाई? ओनर है कंपनी का। आगे उन्होंने डिसाइड किया है कि वो फोकस करेंगे बिजनेस की कुछ ही एक्टिविटीज़ पर, मतलब फ्यू एक्टिविटीज़ पर। ओके। ही कंसीडर दैट रेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ आर नॉट क्रिटिकल टू दी परफॉर्मेंस। मतलब आपने एक चीज़ देखी, इन्होंने क्या बोला कि हम कुछ ही चीज़ों पर फोकस करेंगे, फ्यू एक्टिविटीज़ पर परफॉर्म करेंगे और बाकी सब रेस्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्रिटिकल नहीं है। इसका मतलब इसमें ऐसा कौन सा पॉइंट आ रहा है जो ये बोल रहा है कि आप जो सारी चीज़ों को लेकर मत चलो, जो ज़रूरी हैं सिर्फ उनको कंसीडर करो। आगे, वन सच एरिया ही फाइंड इज ऑफ लेबर, और जो उन्हें लगा वो उनका सबसे मेन एक्टिविटी क्या है भाई? लेबर, कि हम लेबर पर फोकस करेंगे, क्योंकि लेबर कॉस्ट रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा आप ऊपर चली गई है 4%, जो कि डेंजर है। मतलब लेबर कॉस्ट इतनी नहीं बढ़नी चाहिए। तो नाउ ही विल पुट हिज एफर्ट्स टू कंट्रोल दिस वेरिएशन बाय अरेंजिंग द लेबर एज चीपर रेट। मतलब जो एक ओनर है, अब उन्होंने क्या बोला कि भाई सारी एक्टिविटीज़ को एक इंसान नहीं देख सकता, तो हम सभी को लेकर नहीं चलेंगे, जो सिर्फ क्रिटिकल हैं, जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट है उन्हीं को कंसीडर करेंगे। तो उन्होंने अपने बेसिस पर इंपॉर्टेंस बताया कि भाई लेबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। भाई लेबर कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ेगी, तो इसीलिए हमें क्या करना है, कुछ ऐसे एक्शंस लेने हैं जिससे लेबर कॉस्ट को हम कम कर पाएँ, उसके डेविएशन को
मिनिमाइज कर पाएँ, कंट्रोल कर पाएँ वेरिएशन या फिर डेविएशन। तो आप बताइए यहाँ कौन सा स्टेप है जिसके बारे में बात की जा रही है, सोचो। यहाँ बच्चों जो बात हो रही है ना, सेकंड स्टेप जो है वो है यहाँ वेरिएशन को एनालाइज किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ ये तो पता चल गया कि लेबर कॉस्ट आगे निकल रही है और आपने सिर्फ क्रिटिकल जो मतलब लेबर क्रिटिकल इंपॉर्टेंस रखती है तो सिर्फ उसको चूज़ करके सिर्फ उस पर फोकस किया। तो क्रिटिकल यही बताता है पॉइंट मेथड, जो ये बोलता है कि डेविएशन को एनालाइज कीजिए, लेकिन सिर्फ जो इम्पोर्टेंस चीज़ें हैं जो हमारे लिए सिग्निफिकेंट हैं सिर्फ उनको कंसीडर करते हुए। तो यहाँ जो सेकेंड स्टेप है वो है डेविएशन को एनालाइज करना, लेकिन बाय द क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल मैथड। तो यहाँ आ गया ये आपका सेकेंड स्टेप। चलते हैं थर्ड पर। थर्ड क्या बोल रहे हैं, इन अ कंपनी मैनेजर ट्राई कर रहे हैं कि भाई मुझे डेविएशन पता करना है। अभी इसका मतलब डेविएशन तक पहुँचे ही नहीं है कि एक्चुअल नंबर ऑफ फैन जो प्रोड्यूस हुए और जितना हम चाह रहे थे उनके बीच में क्या है डेविएशन। ही ऑलरेडी नो अबाउट द स्टैंडर्ड, उन्हें स्टैंडर्ड ऑलरेडी पता है, इसका मतलब स्टैंडर्ड तो सेट हो गया, ठीक है। कंपनी हैज़ असाइन हिम, कंपनी ने उन्हें असाइन किया है डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ फैन जो प्रोड्यूस होने हैं। इसका मतलब स्टैंडर्ड तो ऑलरेडी जानते हैं वो कितना है, तो मतलब सेटिंग द स्टैंडर्ड ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है भाई। सेकंड उन्होंने क्या बोला कि मुझे डेविएशन पता करना है जो एक्चुअल और एक्सपेक्टेड के बीच में है। इसका मतलब ये कौन सा स्टेप है, हम किस स्टेप पर हमें डेविएशन पता चलता है बताइए। पहले आप क्या करते हैं, अपना स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र कर देते हैं, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि डेविएशन कितना है। तब आपने डेविएशन पता करने के लिए क्या किया, कंपैरिजन किया बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस। जब आपको पता चलता है कि एक्चुअल का जो एक्सपेक्टेड है उसमें कितना डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, मतलब डेविएशन जो पता किया जाता है वो थर्ड स्टेप में किया जाता है, विच इज़ कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस। तो इन दोनों के बीच में जो कंपैरिजन होता है ये वही स्टेप है जिससे हम डेविएशन पता कर सकते हैं। अब चलते हैं फोर्थ पर। मनोज खन्ना एक सीनियर एक्सपीरियंस मैनेजर हैं, जो कंसर्न है कि भाई 2% राइज हो गया है, मतलब 2% से बढ़ गई है मटेरियल की कीमत। हाउएवर ही नोज दैट ये एक्सेप्टेबल रेंज है कि भाई इतना तो बढ़ेगा। आप ये मत सोचो कि बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, महंगाई बढ़ रही है तो 2% तो बढ़ सकता है। इसका मतलब उन्होंने बोला इतना तो आप एक्सेप्टेबल रेंज में रखो। उन्होंने अपने स्टाफ को बोला कि अगर लेकिन ये 2 से ज़्यादा बढ़ जाता है तब आपको इसे मैनेजमेंट की नोटिस में लाना है, अदरवाइज़ नहीं लेकर आना है। इसका मतलब उन्होंने क्या बोला कि जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं वो 2% से बढ़ गया। अब भाई सभी ने बोला कि 2% से बढ़ गया, अब आप सोचिए सर। तो उन्होंने बोला कि भाई 2% इतना तो आप एक्सेप्टेबल रेंज में रखो, इतना तो बढ़ सकता है। तो लेकिन अगर 2% से जब ज़्यादा हो जाए तब आप नोटिस में डालो, वरना आप ये सोच रहे हो भी 2% भी ना हो, बिल्कुल ज़ीरो पे रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम सभी चीज़ों को कंट्रोल करके चलेंगे तो हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने बोला कि एक एक्सेप्टेबल रेंज में इतना तो रखिए, लेकिन अगर इससे ऊपर जाता है तब आप जो सीनियर मैनेजर हैं उनको ये नोटिस में इस चीज़ को लाइए। तो इसको क्या बोलेंगे आप बताइए, इसे क्या बोलेंगे? ध्यान आ रहा है? जब हम ये बोलते थे ना कि आप सब कुछ कंट्रोल करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये बच्चों ये जो मेथड है ना, यहाँ जो स्टेप यहाँ है वो है, हम इसमें डेविएशन एनालाइज कर रहे हैं लेकिन थ्रू मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्योंकि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये बोलता था कि चीज़ों को मैनेज करते हुए चलिए, लेकिन कुछ चीज़ों को एक्सेप्शन में भी रखिए जो एक्सेप्टेबल है, जो आप सोच लो कि ये तो होनी ही होनी है, बाकी चीज़ों को सोचिए। तो इसका मतलब यही है कि 2% तो होना ही होना है, उसको मत कंसीडर करो, उससे बियॉन्ड जाए तब आप सोचो। तो बच्चों जो यहाँ स्टेप आ रहा है वो आ रहा है आपका, क्या आ रहा है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये देखो ये 5th और 6th ये इस क्वेश्चन के लास्ट हैं। ठीक है, बीरेन वॉन्ट्स टू रन हिज कंपनी इन अ डिफरेंट मैनर। बीरेन जो है वो अपनी कंपनी को बहुत ही अलग तरीके से रन करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू सेट एन स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड भी सेट करना चाहता है जो क्वालिटेटिव टर्म्स में भी हो और क्वांटिटेटिव टर्म्स में भी हो। ओके, वो जज करना चाहता है कि एक इंसान कितना मोटिवेट है, उसके स्किल्स के लेवल्स क्या हैं, एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फेक्शन क्या है, और ये सारी चीज़ें क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स में आती हैं। क्योंकि भाई आप सेटिस्फेक्शन को 1 किलो 2 किलो नहीं बता सकते, उसकी स्किल्स को मेज़र नहीं कर सकते, वो तो सिर्फ क्वालिटी है, क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स हैं।
ऑन दी अदर हैंड कंपनी को एक क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड भी सेट करने हैं। तो यहाँ आपने एक चीज़ देखी कि यहाँ बात मेनली जो हो रही है ना वो स्टैंडर्ड की हो रही है, वेदर इट इज़ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, दोनों की बात हो रही है। लेकिन अभी इन्होंने क्या बोला कि वो स्टैंडर्ड सेट करना चाहते हैं। इसका मतलब उन्होंने एक एक लाइन्स पर, एक एक वर्ड पर फोकस किया करो। वॉन्ट्स टू लिखा है ना, वॉन्ट्स टू मतलब चाहते हैं, अभी हुआ नहीं है। जो चीज़ हुई नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड सेट करना है ना, तो मतलब सेटिंग स्टैंडर्ड इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो जो स्टेप यहाँ इन्वॉल्व है वो है आपका सेटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, अब आगे देखो, सम एम्प्लॉयज हैव बीन असाइन द जॉब ऑफ जजिंग द आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन इन न्यूट्रल एंड रिलायबल वे। कुछ एम्प्लॉयज हैं जिनको ये काम असाइन किया गया है कि भाई आपको जो भी प्रोडक्शन से निकल कर आए आउटपुट उसको जज करना है। ठीक है, दे आर अप्लाइंग डिफरेंट टेक्निक, वो कहीं सारे अलग अलग टेक्निक्स भी अप्लाई कर रहे हैं। सम ऑफ दीज आर, कुछ क्या है उनकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि आप पर्सनली ऑब्जर्व कर लो भाई कैसा है, या सैंपल चेक कर लो। तो दे आर ऑल्सो कीपिंग द यूनिट, जो यूनिट निकल कर आ रहा है उसे वो मेजरमेंट कर रहे हैं सेम यूनिट ऑफ सेट स्टैंडर्ड। इसका मतलब इन्होंने क्या बोला, कुछ एम्प्लॉयज़ को ये काम दिया कि भाई प्रोडक्शन होगा, उसके बाद जो माल तैयार हो जाए ना आपको उसको चेक करना है कि वो कैसा है। ठीक है, और उन्होंने बोला उसके लिए आप अलग अलग तरीके अपना सकते हैं। कुछ आप ऑब्जर्व करके भी देख लो कि भाई ऑब्जर्वेशन के थ्रू बता दो सही है या नहीं, या सैंपल को डायरेक्टली चेक कर लो, उससे पता कर लो उसकी क्वालिटी ठीक है या नहीं। तो इस तरीके से उन्होंने ये बोला कि या तो आप एक तरीके से देख सकते हो कि मेज़र कर सकते हो इस बेसिस पर कि जो स्टैंडर्ड सेट किया गया था क्वालिटी का उसके हिसाब से है या नहीं। तो कई सारे तरीके हैं जो आप अपना रहे हैं, जो माल प्रोड्यूस हो गया है उसके बाद उसको चेक करने के लिए। तो इसका मतलब इसमें क्या आएगा, कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है, कुछ टारगेटेड चीज़ को चेक नहीं कर रहे हैं जो अभी हुई नहीं है, जो चीज़ हो चुकी है उसके बाद उसको चेक करना है। इसका मतलब एक्चुअल जो चीज़ें होंगी उनको मेज़र करना है। तो यहाँ जो बच्चों सेकेंड स्टेप आएगा, मेज़र दी एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो ये 6 स्टेप्स जो आपको बता दिए गए हर स्टेप्स के हिसाब से, हर इसमें पॉइंट्स के हिसाब से, वो ये रहे बच्चों, करेक्टिव एक्शंस, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, कंपेयरिंग दिस, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, सेटिंग स्टैंडर्ड और मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो आपको अभी बताया गया था। तो समझ में आया कितना इजी था, ये ध्यान में रखिएगा। कंट्रोलिंग प्रोसेस और इसकी इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स ये बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि इनसे ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आगे देखो अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें आपको क्या करना है भाई, फंक्शन बताना है मैनेजमेंट का, और दूसरी चीज़ जो फंक्शन आप पता कर लेंगे उसके प्रोसेस में क्या स्टेप्स आएंगे ये बताने हैं, जो यहाँ पैराग्राफ में मेंशन है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या जानेंगे बच्चों, फंक्शन की, कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन है जिसको यहाँ यूज़ किया गया है। आगे चलते हैं। AS लिमिटेड एक लार्ज कंपनी है जो एयर कंडीशंस को असेंबल करती है, मतलब AC जो होते हैं उनको असेंबल करती है। रिसेंटली कंपनी ने कंडक्ट किया टाइम एंड मोशन स्टडी, मतलब साइंटिफिक चीज़ों को फॉलो करती है, और कंक्लूड किया कि एक एवरेज वर्कर असेंबल कर सकता है एयर कंडीशन एक दिन में। मतलब जो एवरेज वर्कर है वो 10 एयर कंडीशन असेंबल कर सकता है। ये उन्होंने टाइम और मोशन स्टडी के थ्रू पता कर लिया। ठीक है, टारगेट वॉल्यूम जो कंपनी का है एक दिन में वो कितना है कि भाई एक दिन में कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं टोटल मिलाकर कितने होने चाहिए, 1000 यूनिट आपको असेंबल करने हैं। और पर वर्कर कितना है, 10 यूनिट का, कि भाई पर वर्कर 10 यूनिट कर लेगा। और पूरे दिन में कितने करने हैं, 1000। इसका मतलब कितने वर्कर चाहिए होंगे, 100, तभी तो ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। ठीक है, कंपनी प्रोवाइड कर रही है अट्रैक्टिव अलाउंसेस, काफ़ी अच्छे अलाउंसेस भी दे रही है इसके लिए ताकि लेबर छोड़कर ना जाए। आगे ये जो सभी वर्कर्स हैं इसीलिए खुश हैं। इवन तो एयर कंडीशनर को असेंबल करने का होता है तो 800 यूनिट पर डे हुआ, जो सेट किया गया था 1000। टू फाइंड आउट द रीज़न कि भाई आपने 1000 यूनिट सेट किया था, पर वर्कर 10 यूनिट थे, जो आपने एक्चुअल में करके दिए 800। तो आपको फाइंड आउट करना है कि भाई डेविएशन क्यों है, रीज़न क्या है। कि कंपनी ने जब कंपेयर किया और ऑब्जर्व किया CCTV कैमरास के थ्रू कि कुछ वर्कर्स तो भाई बिजी थे गॉसिप्स करने में। तो यहाँ बताइए जब उन्होंने देखा ना कि भाई 1000 के 800 कैसे रह गए, तब पता चला CCTV कैमरा लगवा रखे थे, उनको चेक किया गया, उनसे फुटेज से पता चला कि भाई कुछ जो वर्कर्स थे वो तो गॉसिप्स कर रहे थे, इसीलिए काम नहीं हो पाया एज पर द स्टैंडर्ड।
तो ये रीज़न पता चल गया। अब आप बताइए कौन सा इसमें फंक्शन था। तो बच्चों जब भी टारगेट सेट किया जा रहा है, स्टैंडर्ड सेट किया जा रहा है और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र किया जा रहा है, फिर उसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, स्टेप्स लिए जा रहे हैं, तो इसको बोला जाता है कंट्रोलिंग फंक्शन। तो यहाँ जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? कंट्रोलिंग की। ये बात ध्यान रखिएगा कि जहाँ स्टैंडर्ड वर्ड लिखा है या आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस का कंपैरिजन हो रहा है, वहाँ आप सिंपली समझ जाइएगा किसकी बात हो रही है? कंट्रोलिंग की। अब इसमें बताया गया कि कौन कौन से प्रोसेस मतलब स्टेप्स आ रहे हैं। तो भाई कौन कौन से स्टेप आपको यहाँ नज़र आए बताओ। पहली चीज़ नज़र आए जब इन्होंने यहाँ बोला कि पर वर्कर कितना होगा? 10, और यहाँ भी यही बोला कि पूरा एक मतलब टारगेट है कि पर डे 1000 यूनिट असेंबल करने हैं। तो पहली चीज़ 1000 यूनिट क्या थे भाई? पर डे स्टैंडर्ड था ना कि आपने बोल दिया कि एक दिन में इस कंपनी से 1000 यूनिट असेंबल होने चाहिए। इसका मतलब ये आपने स्टैंडर्ड सेट किया। तो पहला जो स्टेप यहाँ था वो तो सेटिंग दी स्टैंडर्ड, जो मुझे नज़र आया उस प्रोसेस का पार्ट था। आगे कंपनी अलाउंस दे रही है, ठीक है, और एक्चुअल परफॉर्मेंस भी इन्होंने मेज़र कर ली, तभी तो उन्हें पता चला कि एक्चुअली भैया आपने 800 बनाए, मतलब मेजरिंग दी एक्चुअल परफॉर्मेंस, ये भी इन्होंने कर लिया। आगे इन्होंने डेविएशन भी पता कर लिया, फाइंड आउट दी रीज़न पता कर लिया, कंपेयर करके मतलब कंपैरिजन भी किया गया बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस में, तभी आपको पता चला कि भाई 200 का डेविएशन था। देन आपने क्या किया? उसको पता करने के लिए रीजंस भी पता कर लिया, मतलब एनालाइजिंग दी डेविएशन। तो ये 4 स्टेप्स थे बच्चों जो यहाँ एग्जिस्ट करते थे इन कंट्रोलिंग प्रोसेस। समझ में आ गया? देखो ये रहा, मेजरमेंट किया, ठीक है, एक्चुअल परफॉर्मेंस का, स्टैंडर्ड सेट किया कि भाई 10 कर सकते हैं, स्टैंडर्ड है, कंपेयर किया, फाइंड आउट किए डेविएशन, सीसीटीवी कैमरास लगवाइए, रीज़न एनालाइज किया कि भाई डेविएशन क्या है, क्यों आ रहा है। तो ये आपके 4 स्टेप्स थे जो यहाँ आते हैं, और फंक्शन क्या था? कंट्रोलिंग। यहाँ क्या बोला जा रहा है? पीटर एक प्रोडक्शन मैनेजर हैं, ठीक है, वो टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर का काम करते हैं। रिसेंटली उन्होंने नोटिस किया कि जो उनकी टीम है ना वो अचीव नहीं कर पा रही है भाई, जितना प्रोडक्शन हमने टारगेट किया है ना उसको अचीव नहीं कर पा रही है। कितना प्रोडक्शन टारगेट किया है? कि 80 यूनिट डेली बनाने हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑन एन एवरेज प्रोडक्शन टच द टारगेट ऑफ ओनली, कितना एक्चुअल में कर पा रही है? 65। 80 सेट किया है लेकिन 65 ही कर पा रहे हैं। ऑन थ्रो एनालिसिस, पूरा एनालिसिस करने के बाद उन्होंने ये पाया कि जो डेविएशन आ रहा है ना स्टैंडर्ड प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन में, वो क्यों आ रहा है? इज़ फार बियॉन्ड दी एक्सेप्टेबल रेंज। इन्होंने ये बोला जो हमने 80 का सेट किया टारगेट, आपने एक्चुअल 65 किया, फिर इन दोनों को जो कंपेयर किया गया ना, तो जो डेविएशन निकल गया वो कितने का आया? 15 का। तो इन्होंने बोला जो डेविएशन नज़र आ रहा है ना वो आपकी एक्सेप्टेबल रेंज, जितना एक्सेप्ट करते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा बियॉन्ड है, मतलब 15 एक्सेप्टेबल नहीं है बिल्कुल। अब उन्हें ये पता चला कि देयर हैज़ बीन मार्जिनल इंक्रीज, थोड़ा बहुत इंक्रीजमेंट है ऑफिस स्टेशनरी एक्सपेंसेस का भी, ऑफिस स्टेशनरी एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। मोरओवर उन्होंने ये भी डिटेक्ट किया, इसको भी देख लेना, कि मशीन जो इंस्टॉल की जा रही हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मतलब डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व भी तो होती है मैन्युफैक्चरिंग, वो भी अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही है। अब आपने यहाँ 3 चीज़ें देखी। पहली चीज़ जो नज़र आई कि भाई ये जो डेविएशन था वो आपकी एक्सेप्टेबल रेंज से बहुत ही ज़्यादा आगे निकल गया था, ठीक है, जो एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा आपने देखा कि जो ऑफिस के एक्सपेंसेस थे उनमें भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। तीसरा जो मशीन इंस्टॉल की गई मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मतलब डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, तो जो मशीन इंस्टॉल की गई उसका जो खर्चा है वो भी ज़्यादा है, और जो परफॉर्मेंस है उसकी वो क्या है? कम होती जा रही है। अब उन्होंने एज अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट ये सजेस्ट किया कि पीटर अब आप बताइए जो ये प्रॉब्लम नज़र आ रही हैं 3, उनको आप कैसे सॉल्व करोगे। तो आप बताइए बच्चों इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। अब आप बताइए कि एक स्टैंडर्ड से जो डेविएशन पता किया जा रहा है, अगर वो एक्सेप्टेबल रेंज से बाहर है तो आप उसको कंसीडर करोगे ना कि बहुत ही ज़्यादा मतलब अब इम्पोर्टेंट हो गया है, सिग्निफिकेंस है या नहीं है? बिल्कुल है। तो भाई डेविएशन को तो अब चेक करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ इन्होंने बोला कि भाई ऑफिस स्टेशनरी एक्सपेंसेस भी बढ़ गए हैं,
क्या ऑफिस स्टेशनरी एक्सपेंसेस थोड़ा बहुत बढ़ जाएंगे तो वो इतना डायरेक्टली हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगे? नहीं, क्योंकि वो बिजनेस में जो जिनसे हमें बेनिफिट होता है, जिनसे हम पैसा कमाते हैं, ओन एक्टिविटीज़ का हिस्सा नहीं है। तो ऑफिस एक्सपेंसेस का बढ़ना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तीसरी चीज़, जो मशीन भाई प्रोडक्शन करेगी, अगर वो अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर रही है तो ये तो बहुत बड़ी बात है, तो प्रोडक्शन की कैपेसिटी पूरी नहीं हो पाएगी, और प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा तो आप सेल ही क्या करोगे? तो भाई ये भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब इन्होंने ये बोला है कि ये दोनों चीज़ें तो ज़रूरी हैं, इसको कंसीडर करना ज़रूरी नहीं है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर आपसे बोला गया कि भाई पीटर कैसे सॉल्व करोगे इस प्रॉब्लम को, तो उन्होंने बोला कि जो ज़रूरी है पहले उस पर फोकस करूँगा, बाकी जो ज़रूरी नहीं है उस पर फोकस नहीं करूँगा, क्योंकि हर चीज़ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और जब हम ये लाइन बोल रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उन पर ही मतलब फोकस करेंगे। तो यहाँ बच्चों जो डेविएशन निकल रहा है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको एनालिसिस करने के लिए जो पीटर यूज़ करेगा वो है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल मेथड, जिसमें सिर्फ जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन पर फोकस करेगा। सेकंड, एक्सेप्शन का भी केस लेकर आएगा कि जो ज़रूरी नहीं है भाई उसको हटा दो, मतलब ऑफिस एक्सपेंसेस हैं उनको हटा दो। तो एक चीज़ एक्सेप्ट की, उसके लिए यूज़ करेगा क्रिटिकल पॉइंट, और दूसरा जिसको हटा दिया, इग्नोर कर दिया, उसके लिए जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस उनके लिए यूज़ करेगा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो ये दोनों ही मेथड हैं जो डेविएशन को प्रॉपर्ली एनालिसिस कर सकते हैं। तो पीटर यहाँ अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्हीं को यूज़ करेगा। आगे चलते हैं। मिस्टर नाथ, इनका क्वेश्चन बच्चों आगे होगा, ये रहा। इंस्टॉलिंग अवार्ड सर्टिफिकेट फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस, रिवॉर्डिंग एम्प्लॉयज़, मतलब ये अवार्ड और सर्टिफिकेट दे रहे हैं बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, जो भी हैं। एम्प्लॉय को रिवॉर्ड भी देंगे अगर वो अच्छा सजेशन देते हैं तो, और एम्प्लॉयज़ को कॉन्ग्रेचुलेट भी करेंगे गुड परफॉर्मेंस के लिए, मतलब रिवॉर्ड देना, उन्हें सर्टिफिकेट या अवार्ड देना या कॉन्ग्रेचुलेट करना, तीनों ही चीज़ों में वो एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं, और वो भी मॉनेटरी नहीं, नॉन मॉनेटरी। ये चीज़ तो समझ में आ गई, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसमें पता क्या करना है, पहले आप बता दो भाई फंक्शन कौन सा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इंसेंटिव कौन से हैं जो एम्प्लॉयज़ को दिए जा रहे हैं, इंसेंटिव। तीसरी चीज़, 2 वैल्यूज़ बता दो जो प्रोडक्शन मैनेजर यहाँ कम्युनिकेट कर रहा है अपने वर्कर को। तो पहली चीज़ आपको फोकस करना है मैनेजमेंट का फंक्शन, दूसरी चीज़ आपको बताना है कि इंसेंटिव कौन सा है, और तीसरी चीज़ आपको बतानी है कि 2 वैल्यूज़ क्या एक मैनेजर के थ्रू अपने एम्प्लॉयज़ को दी जा रही हैं। तो ये 3 चीज़ों को बच्चा पढ़ना है। तो चलो ये आप देख लो। अभी आपने देखा सर्टिफिकेट जो होते हैं, अवार्ड्स होते हैं, या किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना है, अप्रिशिएट करना है या रिवॉर्ड देना, ये तीनों चीज़ें बच्चों फाइनेंशियल टर्म्स में नहीं होती हैं। तो यहाँ ये तो पता चल गया कि ये नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव की बात कर रहे हैं, लेकिन कौन सा है ये हमें केस स्टडी पढ़कर पता चलेगा। चलो पढ़ते हैं। मिस्टर नाथ ने रिसेंटली अपॉइंटेड हैं एक प्रोडक्शन मैनेजर की जगह जो सनटेक लिमिटेड में काम करते हैं, ठीक है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, वो प्लास्टिक बैग की जगह क्या बनाएंगे, जूट बैग बनाएंगे, ठीक है। ही सेट अ टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1000 जूट बैग अ डे। उन्होंने अपना टारगेट भी सेट कर लिया कि भाई 1000 जूट बैग डेली बनने चाहिए। इसको हाईलाइट कर दो। आगे ये उन्होंने रिपोर्ट किया कि भाई एम्प्लॉयज़ है ना वो लेकिन अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया है उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं। आफ्टर एनालिसिस ये पाया गया कि एम्प्लॉयज़ है ना वो डीमोटिवेट हो गए हैं कहीं ना कहीं, नॉट पुटिंग दियर बेस्ट एफर्ट, वो अपने एफर्ट्स ही नहीं लगा रहे भाई टारगेट अचीव करने के लिए, क्योंकि वो डीमोटिवेट हो गए हैं। तो मिस्टर नाथ का बिहेवियर बहुत अच्छा है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, उनका एटीट्यूड हमेशा से बहुत पॉजिटिव है। और फिर उन्होंने क्या किया, जब वो डीमोटिवेट हो रहे हैं तो उनको मोटिवेट करने के लिए क्या स्कीम होती है, इंसेंटिव। तो उन्होंने यहाँ इंसेंटिव अनाउंस किए एम्प्लॉयज़ के लिए, जो मैंने आपको बताया कि रिवॉर्ड देना, अवार्ड या सर्टिफिकेट देना, या उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। तो ये तीनों ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप पहले ही बता दो भाई फंक्शन कौन सा है। जो वर्ड्स बताए ना, कुछ की पॉइंट्स बताए हैं, वही आप देख लो क्या आए थे, क्या की पॉइंट्स थे। 1000 जूट डेली बनने चाहिए, इसका मतलब यहाँ स्टैंडर्ड की बात की गई। दूसरी चीज़ एनालिसिस किया गया कि ये देखा गया कि भाई टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब
जो आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को भी मेज़र किया होगा, उसके बेसिस पे पता किया होगा कि टारगेट अचीव नहीं हो रहा है। तो जहाँ भी स्टैंडर्ड, टारगेट, डेविएशन की बात होगी वहाँ कौन सा फंक्शन होगा? कंट्रोलिंग। तो यहाँ कौन सा फंक्शन है? कंट्रोलिंग। तो पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। दूसरा, इंसेंटिव कौन सा है भाई? जब आप किसी को मॉनेटरी टर्म्स में नहीं, नॉन मॉनेटरी टर्म्स में दे रहे हैं, उनको अप्रिशिएट करना, उनको रिवॉर्ड देना, उनको सर्टिफिकेट देना, तो ये सारी चीज़ें ये दिखाती हैं कि आप एम्प्लॉयज़ को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो यहाँ जो इंसेंटिव आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन। तो यहाँ जो पूछा गया कौन सा इंसेंटिव है? एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन। और कौन सा है? नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। तो दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर निकल गया। अब तीसरा पूछा गया कि दो जो वैल्यूज़ हैं जो मिस्टर नाथ के द्वारा अपने एम्प्लॉयज़ को डिलीवर की जा रही हैं, वो क्या हैं? बताओ। आपने ये पूरा स्टडी पढ़ा? दो वैल्यूज़ ऐसी कौन सी हैं जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो पढ़ो। पहली चीज़ आपने देखी, ठीक है, वो मैनेजर है, ओके, कोई वैल्यू नहीं आ रही इसमें। उन्होंने ये बोला कि हम प्लास्टिक बैग नहीं बनाएंगे, हम क्या स्टार्ट करेंगे? जूट के बैग बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्लास्टिक बैग बैन है गवर्नमेंट के द्वारा। इसका मतलब उन्होंने किस चीज़ को फॉलो किया? उन्होंने एनवायरनमेंट के लिए अपना कंसर्न जताया कि प्लास्टिक बैग नहीं, जूट बैग यूज़ कीजिए। तो एक नया स्टेप लिया और एनवायरनमेंट के लिए कंसर्न जताया। तो पहली जो वैल्यूज़ वो डिलीवर कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, वो है कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट। वो ये बता रहे हैं कि आपको एनवायरनमेंट के लिए कंसर्न रहना है, ठीक है। और दूसरी वैल्यू क्या है? जब एम्प्लॉयज़ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो डीमोटिवेट हो गए, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि उन्हें डांट दें या उन्हें फायर कर दें। उन्होंने उनके लिए बहुत पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा व्यवहार रखा। उन्होंने उनको मोटिवेट करने के लिए इंसेंटिव स्कीम्स अनाउंस कर दी, डांटा या फायर नहीं किया। तो बच्चों ये दिखाता है कि आप एम्प्लॉयज़ के लिए एक प्रॉपर रिस्पेक्ट और एक अच्छा व्यवहार मेंटेन करते हैं। तो यहाँ दूसरी वैल्यू जो कम्युनिकेट की जा रही है वो है कि आप क्या मेंटेन करते हैं? रेस्पेक्ट फॉर एम्प्लॉयज़। दूसरी वैल्यू ये हो गई कि आप उन्हें ये सिखा रहे हैं कि भाई एम्प्लॉयज़ के लिए रेस्पेक्ट रखिए और एनवायरनमेंट को कंसर्न कीजिए। तो ये बच्चों 3 क्वेश्चंस थे जिसके आंसर आपको मिल गए। इसी के साथ इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो आपका इस चैप्टर का लास्ट सेशन होगा, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना अकाउंटेंसी, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक भाई क्वेश्चन लगाते रहिए और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से करते रहिए, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं। जितनी भी मेहनत कर लेंगे उतना अच्छा है, लेकिन स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ में स्मार्ट वर्क पर ज़्यादा फोकस करना है। चलिए फिर हमारे चैनल पर आना ना भूलिए। वेयर लर्निंग नेवर स्टॉप। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, सभी अपडेट्स लेने के लिए आपको क्या करना है? एक छोटा सा काम, जो कि है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। थैंक यू।